हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। क्या हाल चाल है दोस्तों? सॉरी फॉर 10 मिनट लेट्स, मैं 10 मिनट लेट हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? एकदम बढ़िया रहा ना? चलो, क्या हाल चाल है बच्चों? अच्छा बता दो, ऑडियो वगैरह सब कुछ क्लियर? ऑडियो सुन पा रहे हो अच्छे से ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चंदन, सागर, विनीता, संजय, दिवाकर, अंजलि, नेहा, प्रदीप, दीपू, पिंटू, मंटू, कुमार, ज्योतिष, इंडियन आर्मी, हृदयानंद जी हैं, बहुत सारे बच्चे। वेरी गुड, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बता दूं कि कल शाम 4:30 बजे एक जबरदस्त क्लास हुआ था इनऑर्गेनिक का लेसन नंबर 1, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। फुल लेक्चर वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और उसका पीडीएफ नोट्स भी साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर अपलोड कर दिया गया, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप 15 यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट को भाई कैटेगराइज किया गया है क्लास 12th में 15, 16, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। ठीक है ना बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, और अंत तक इस सेशन में जरूर रहना। जो अंत तक रहेगा उसको बहुत कुछ सीखने को फाइनली मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रात को 8 बजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अकॉर्डिंग टू क्लास 12th और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 2 पी ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि पी ब्लॉक के तत्व के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है, आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने बताए जाते हैं? 18। वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। सब कुछ चैट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना? वर्ग की कुल संख्या कितनी है? 18 है, यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 18। ठीक है, अब चलो, अब इन 18 में से हम लोगों ने किया 1 और 2 को हमने करते हैं एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और 2 को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। फिर देखो 13 से लेकर के 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, और 3 से लेकर के 12 तक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डी ब्लॉक कहते हैं। और लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की जो श्रेणी होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों एफ ब्लॉक का तत्व, है ना? हम लोग ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल को बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये किस आधार पर बांटा गया? थोड़ा सा चर्चा इस पे जरूर होगा, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हम लोग कर क्या रहे हैं। तत्वों, जो भी तत्व है 118 ज्ञात तत्व हैं अभी तक, तो भाई उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पता चलता है कि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। तो हमारे पास ऑर्बिटल भी कितने होते हैं बच्चों? 4। हमारे पास ऑर्बिटल भी है 4, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ शार्प, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूजन एंड एफ फॉर फंडामेंटल। एस पी डी एफ। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। एस पी डी एफ, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो अंतिम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? और वैसे भी आपको पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर, यानी एटम के अंदर बच्चों कक्षा होता है जिसे हम सेल कहते हैं। सेल के अंदर बच्चों उप कक्षा हो जाता है जिसे हम सब सेल कहते हैं। अब सब सेल के अंदर बच्चों हो जाता है ऑर्बिटल जिसे हम कक्षक कहते हैं, और इसके अंदर फाइनली क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना आसान नहीं है ढूंढना। एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर पाया जाता है, यानी कि एटम के अंदर कक्षा है, परमाणु के अंदर, मैं इसको हिंदी में अगर लिखूं तो यहां लिख सकता हूं कि परमाणु हो गया,
और परमाणु भाई कक्षा में बटा होता है, यानी कि इसके अंदर कक्षा होता है जिसे हम सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और ध्यान रखना इसको हम लोग उपकक्षा में बांट देते हैं, यानी कि ये उपकक्षा, इसके अंदर उपकक्षा, फिर इसके अंदर कक्षक यानी कि ऑर्बिटल जिसे कहते हैं, और तब आपका दोस्त मिल गया क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त हमारा अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर वो एस में जाएगा तो उस सबको हम एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे, एस ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, है ना। अगर पी ऑर्बिटल में जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पी ब्लॉक का। सबसेल कहिए ना, सबसेल, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों। हम लोग इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं सबसेल के अंदर और ऑर्बिटल के अंदर, तो उसको हम लोग बॉक्सिंग में, मतलब एक होता है ना बॉक्स टाइप का, जिसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, ऐसे वाला 1s 2s 2p ऐसे वैसे, ये सब जानते हो, ये सब तो आता है ना भरने, इलेक्ट्रॉन भरने तो आता होगा सबको। जी हाँ आता है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर देखो बच्चों क्या करेंगे, अगर हमारा एस के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारा एस ब्लॉक का तत्व है। अगर पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का तत्व, डी में जाएगा तो क्या कहेंगे बच्चों, डी ब्लॉक का तत्व। क्या कहेंगे, डी ब्लॉक का तत्व। और अगर एफ में जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक का तत्व। सिंपल सा मीनिंग है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस इतना काफी है इसमें, समझ गया ना। सबसेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डाला। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, किसके अंदर रहता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। एस सबसेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2। पी में कितने रखते हैं बच्चों, 6। डी में कितने रखते हैं, 10। और एफ में कितने रखते हैं बच्चों, 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऑर्बिटल कितना होता है, ऑर्बिटल भाई कमरा फिक्स कर दिया अगर मैंने कि एक कमरे में 2 बच्चे रहेंगे, तो वैसे यहां पर है ऑर्बिटल के अंदर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, यानी कि 2 के रहने के लिए 1 कमरा चाहिए, इसको रहने के लिए 3 कमरा चाहिए ना जी, तभी तो, क्योंकि एक में 2 ही रहेगा। ऐसा रूल बना दिया गया, ऐसा नियम बना दिया गया बच्चों। अगर मान लो कि हमने एक लॉज खोल रखा है और हमारे लॉज में स्टूडेंट रहते हैं, और हमने एक नियम बना दिया कि हर एक कमरे में 2 ही स्टूडेंट रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसी तरह से बच्चों परमाणु के अंदर भी ऐसा रूल है कि ऑर्बिट के अंदर तो कई सारे, पूरे लॉज में तो कई सारे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे भी कई सारे हैं, फर्स्ट वाले पे हैं, सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे, कई जगह मतलब ज्यादा संख्या में है। लेकिन एक कमरे के अंदर डिफिनिट हो गया, फिक्स हो गया, निश्चित हो गया कि 2 ही रहेगा। तो उसी तरह से ऑर्बिटल के अंदर भी निश्चित कर दिया गया कि एक कमरा मतलब 2 स्टूडेंट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एक कमरा। अगर मान लो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कितने कमरे चाहिए, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से बताओ स्टूडेंट। अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट आ जाएंगे तो उसको रहने के लिए कितने कमरे की जरूरत पड़ेगी, जबकि हमने रूल बना रखा है कि एक कमरे में मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट रह सकते हैं। तो भाई 10 स्टूडेंट को रहने के लिए कितने कमरे चाहिए, कितने चाहिए बता दो। बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग, जल्दी से फटाफट से शेयर भी कर देना। 5 कमरे चाहिए, राइट, 5 कमरा ही चाहिए, ठीक है। चलो तो भाई 10 के लिए हमने कितना रखा, 5, 1 2 3 4 5, 14 के लिए हमने 7 रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे होता है। तो भाई हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, अगर हमारा एस के अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे एस ब्लॉक का है, पी के अंदर जाएगा तो पी ब्लॉक का है, डी के अंदर जाएगा तो डी ब्लॉक का है, और एफ के अंदर जाएगा तो एफ ब्लॉक का। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है,
क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p3 आ गया। अब आप देखो ना, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया, p में गया। p में गया कि नहीं गया, तो ये हमारा p ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। p में गया तो p ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। किसका कहलाएगा बच्चों, p ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ध्यान रखिएगा सब कोई, समझ गए, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, p ब्लॉक में आपको एक देखो 13 से लेकर के 18 तक का ग्रुप का पढ़ाई करना होता है, लेकिन आपने 11th में 13 पढ़ा होगा, 14 पढ़ा होगा, ठीक है, और 12th में आपको पढ़ना है 15, 16, 17 एंड 18। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों ग्रुप 15 के बारे में। सो प्लीज आप लोग अंत तक की सेशन को देखिएगा, तो कहीं ज्यादा आपको अच्छा रहेगा और समझ में भी आएगा। स्टार्ट करते हैं, जरा गौर करते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। ये आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो ना जी, ये है बच्चों पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाला। यहां से आप देख रहे हो कि यही है हमारा p ब्लॉक का तत्व, ये हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट है। जितना आप ये देख रहे हो ना, ग्रुप 13 से लेकर के कहां तक, 18 तक का, 18 तक का जो हमारा ग्रुप होता है, समूह होता है, वर्ग होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं p ब्लॉक का तत्व। तो हम इसको निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। आइए देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। पहले तो ये समझ जाओ कि हाँ ये है। अब 15 वाला में कौन सा आता है, नाना पापा आंटी सब बीमार, ये आ जाता है ग्रुप 15 वाला में। वर्ग 15 के तत्व में हमारा आ जाता है बच्चों कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारे तत्व हैं ग्रुप 15 के। 16 में आ जाते हैं हमारे कौन सा, ओम शंकर से टेपो या टेलीफोन पूछो, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये हमारा ग्रुप 16 हो गया। ग्रुप 17 में हमारा हाइड्रोजन आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, बट ये हमारा रेडियो एक्टिव हो जाता है। ग्रुप 18 में आ जाता है बच्चों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हीलियम जो है ये एस ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। इसको हम पी ब्लॉक का तत्व नहीं कहेंगे। तो सर आखिर पी वाले में क्यों रखा गया, क्योंकि इसका गुण अक्रिय गैस से मिलता था, अक्रिय गैसों के गुण से मिलता था, इसीलिए इसको यहां पर रखा गया है, ठीक है ना। तो हम जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले ये डन कर लो कि हाँ, दिमाग सेट करो कि हाँ हम जो आज स्टडी करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज पढ़ने का बेनिफिट क्या है, आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना क्यों, पीरियोडिक टेबल के पीछे लोग क्यों पढ़े। जब हमारे यहां मान लो स्टार्टिंग में हमने कोचिंग खोला, हमारे पास 5 बच्चे हैं, तो हम सबको एक साथ बैठा के पढ़ा सकते थे। लड़के धीरे धीरे बढ़ते गए, तो भाई क्लास वाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल को हम लोग, भाई उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के पीरियोडिक टेबल बनाया। फाइनली हम लोगों को आसान हो जाता है कि अगर हम किसी भी वर्ग के एक तत्व के बारे में ऑलमोस्ट जान लेते हैं ना, तो लगभग उस ग्रुप के कई सारी बातें हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, ये है हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो आप देख रहे हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इसमें हमारा धातु भी होता है, अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है। आप यहां से फिगर से देख रहे होंगे, कलर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारे मेटल्स दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्टेनम, पीबी एंड बीआई, ये हमारे क्या हो गए, मेटल हो गए। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, ये हमारे मेटेलॉइड्स हो जाते हैं, यानी कि उपधातु कहलाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका अधातु है, नॉन मेटल। तो इस चीजों का ज्ञान जरूर रखेंगे आप कि भाई पी ब्लॉक के अंदर धातु भी होता है, अधातु भी होता है, और इन धातु और अधातु के बीच सीढ़ी नुमा संरचना बना करके कौन रहता है, उपधातु, बिल्कुल सीढ़ी की तरह।
सीढ़ी नुमा संरचना बनाए हुए रहता है। कौन? उपधातु। तो धातु, अधातु और उपधातु भी है। पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक से आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट। ग्रुप 15 का एलिमेंट है ये। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? जरा बता सकते हैं स्टूडेंट आप लोग? बताइए तो चैट सेक्शन में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस की मात्रा है आयतन के हिसाब से? बताइए, बताइए जरा चैट सेक्शन में सभी कोई। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और बताइए कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में? नहीं दिख रहा है? कितना अच्छा तो दिख रहा है, 78%। वेरी गुड। 78% नाइट्रोजन की मात्रा हमारे यहां होती है वायुमंडल में। ऑकरेंस मतलब उपस्थिति, अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। भूपर पट्टी के अंदर देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है और सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी पाया जाता है। इस बात को जरूर ख्याल में रखेंगे आप लोग। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी है और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर KNO3, ये चिली साल्ट पीटर कहलाता है और ये इंडियन साल्ट पीटर कहलाता है। तो इतना जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप पी ब्लॉक में ग्रुप 15 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना होगा कि कौन कौन से हमारे वर्ग 15 के तत्व है। तो ये है आपके वर्ग 15 के तत्व। अब जरा स्क्रीनशॉट आप आसानी से इसका ले लीजिए। हो गया? ले लिए ना सब? चलिए अब देखो, फास्फोरस की जहां तक बात आती है तो फास्फोरस फास्फेट के रूप में पाया जाता है, हमारे बोन्स वगैरह में भी रहता है इसका। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ लगभग सल्फाइड अयस्कों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्कों की तरह उसमें मिलते हैं ये, सल्फाइड अयस्कों में। कौन? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। समझ गए? तो ये इनकी उपस्थिति के बारे में पता चल ही गया। अब देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना बच्चों, ये हमारा हो जाता है अधातु। ये सिंपल सा मीनिंग है, नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस भी हमारा अधातु हो जाता है, आर्सेनिक हमारा उपधातु कहलाता है और एंटीमनी उपधातु, और ये बिस्मथ हमारा धातु, लेकिन पुअर मेटल्स कहलाता है। पूरी तरह से एकदम स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, लेकिन मेटल ही है। तो ये बातें जरूर ध्यान में रखो। देखो कितना अच्छा इसका प्रमोशन हुआ कि अधातु से प्रमोट करके कहां चला गया? धातु पे पहुंच गया। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी जनरली जानकारी रखना होगा, नाइट्रोजन बच्चों द्विपरमाणु गैस के रूप में पाया जाता है, डाई एटॉमिक गैस। ये जो होता है हमारा गैस होता है, बाकी के सब क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड होते हैं। चैट सेक्शन में लिखते चले आप, चैट सेक्शन में आप लिखते चलिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। N2 जो है हमारा गैस के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये N2 के फॉर्म में लिखा जाता है। नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, दो इसके परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसके बीच। ये देखो N2, और ये गैस के रूप में होता है। बाकी के जो आप देख रहे हो ना, ये सॉलिड होता है, यानी कि ठोस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ये सब 15 में ही क्यों है? 15 में इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करते हो तो इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन सबके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना तो सबके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे आपको मैं 2 करके दिखा देता हूं। देखिए नाइट्रोजन का हम करके दिखा देते हैं आपको, 7 है ना, तो सिंपली अगर करो कक्षा वाइज तो 2 और 5 करोगे, K, L और M में 2 5 हो गया। अगर मान लो फास्फोरस कर रहे हो 15, 2 8 5, देखो सबके लास्ट में, इसके आगे भी करोगे ना तो सबके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन ही आएगा।
इसलिए इसको ग्रुप 15 में रखा गया। जिसके लास्ट में 6 आएगा उसको 16 में रखा गया, जिसके लास्ट में 7 आएगा उसको ग्रुप 17 में रखा गया, जिसके लास्ट में 8 आएगा उसको वर्ग 18 में रखा गया। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें क्लियर होती है। बताओ यहां पर कोई डाउट? अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें P4 फास्फोरस तो P4 के रूप में पाया जाता है, आपको पता है फास्फोरस जो होता है वो P4 के रूप में चतुष्परमाणुक होता है। ये फास्फोरस क्या होता है? चतुष्परमाणुक। नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है, लेकिन ये कौन सी, इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी। नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन भी हम इसे कहते हैं। डाई नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी की चीजें क्या है बच्चों? गैस। अब आइए हम लोग इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, यहां पर देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई दे रहा होगा भाई। परमाणु संख्या, ये नाइट्रोजन का 7 हो गया, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, Sb का 51, Bi का 83। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। ये कहां से आ गया? देखिए जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p2 होता है ना, 2p3 2p3, तभी ना 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग अक्रिय गैस की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया करते हैं, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब होता है। तो इसमें देखिए कि 1s2 ये तो हीलियम का हो गया, तो बड़ा वाला कोष्ठ में हम हीलियम लिख देते हैं, यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो ही गया। तो हम इतना ना लिख करके इसके जगह पर हीलियम, बड़ा वाला कोष्ठ में क्या लिख देंगे? हीलियम। तो ये हीलियम का हो गया। इसके जस्ट बाद जो बच रहा है, कौन सा बच रहा है? 2s2 और 2p3 बच रहा है। 2s2 2p3। तो यहां पर देखिए अगर आप इसका करते हैं फास्फोरस का 15, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना। तो जरा गौर कीजिएगा, 2 2 4 6 10, तो 10 हमारा हीलियम के जस्ट बाद नियॉन आता है, तो ये नियॉन का हो गया। किसका हो गया? नियॉन का। वो 7 वर्ग में हमारा दिया रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो इस वर्ग के लिए हीलियम को लो, इसके लिए नियॉन को लो, इसके लिए आर्गन को लो, ऐसे करके चलते रहना है। तो 10 तक तो ये हो गया। बचा कौन? 3s2 3p3। देखो नियॉन हो गया 3s2 3p3। उसी प्रकार से यहां आर्गन 18 तक हो जाएगा। उसके बाद ये 10 28 2 30 3 33, ये बच गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब एक वर्ड आता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एग्जाम में जो क्वेश्चन करता है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कौन है, यहां पूछ देगा निम्नलिखित में से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, JEC। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन था 7, तो 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, फास्फोरस था हमारे पास 15, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होता है ना, वही हमारा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अंतिम कक्षा वाला, अंतिम कक्षा इसमें कौन है? देखो इसमें हमारा कक्षा नंबर 1 और ये कक्षा नंबर 2। अब इस कक्षा नंबर 2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम, इसमें वही हमारा सामान्य वाला होगा। इसमें पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। इसमें तीसरा कक्षा वाला हमारा क्या होगा? सबसे लास्ट कक्षा वाला जो विन्यास होगा इलेक्ट्रॉनों का, वही हमारा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब देखो यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे हम। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि 2s है और 2p है। इसमें हमने देखा कि बच्चों यहां पर 3s है 3p है, तो अनुमान जरूर लग रहा है कि अगला वाला में यहां पर 4s होगा 4p होगा, फिर जस्ट अगले वाला में 5s होगा 5p होगा। यकीन नहीं है तो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां पर आप गौर करो, देखो 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p, देख रहे हो ना, ये बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है। तो यहां पर आप देखिए ऐसा अनुमान लगा कि यहां पर 6s और 6p होगा। तो क्यों ना, ये नंबर है ना 2 2 3 3, जो यहां पे है वही यहां पर है, और ये एक संख्या है, कक्षा की संख्या है, तो कक्षा की संख्या को हम लोग n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n। तो अगर यहां पर 2 तो उसके बगल में, तो यहां पर ns और np, ns np। अब n की जगह पे हमारी कक्षा की संख्या हो जाएगी,
n की जगह पे क्या हो जाएगा, कक्षा की संख्या। अब चलो, अब देखो 2s में कितना गया, 2 गया, इसमें 3 गया, 2 3 2 3, सब में 2 और 3, यानी s वाला में 2 जाएगा और इसमें 3 जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम कहेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों को, अब वर्ग 15 मतलब लास्ट में आया 5, और 5 को तोड़ा गया 2 और 3, 2 और 3, 2 गया एस में, 3 गया पी में, तो NH2NP3 होगा। चैट सेक्शन में सभी कोई लिखेंगे क्या होगा, NH2NP3। तो भाई वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज NH2NP3। तो इसी तरह से आप अनुमान लगा सकते हो, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि भाई 15 के लिए तो 5 निकला, 15 के लिए 5 निकला और 5 को लिया गया 2 3, 16 के लिए 6 आएगा तो NH2NP4, 2 4 6, 17 के लिए 7, 2 5 7, 18 के लिए 8, 2 और 6, आराम से हो सकता है। तो बता दो सबको, अगर ग्रुप 15 के लिए ये है तो 16 के लिए क्या लिखोगे, NH2NP4 लिखोगे, 17 के लिए क्या लिखोगे, NH2NP5 लिखोगे, 18 के लिए क्या लिखोगे, NH2NP6 लिखोगे। लिखोगे या नहीं, हाँ सर, क्योंकि भाई 15 के लिए क्या निकलता है 5, 16 के लिए क्या निकलता है 6, 17 के लिए 7 निकलता है लास्ट में, और 18 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट में। तो हमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही तो भाई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे ना। चलिए, क्लियर हो गया ना। अभी वीडियो चल रहा होगा स्टूडेंट, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए, क्लियर हो गया ना ये चीज, तो ये समझ गए होंगे आप लोग, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई डाउट नहीं है ना। अब चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य हम बात कर रहे थे ना, तो यहां पर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहां पर लिख देते हैं सामान्य, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, वर्ग 15 का, वर्ग 15 का हो जाता है NH2NP3, NH2NP3। देखिए यही वाला इस पर फॉलो करेगा, सब इसी पर चलेगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की, सामान्य गुणों की बात कर लेते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं आवर्त सारणी में, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है, सिंपल सा चीजें है बच्चों कि कक्षा की संख्या जुड़ती जाती है। आपको मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं नाइट्रोजन का, आप देख रहे हैं कि K, L और M है, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। फास्फोरस का हमने देखा 15 है, तो 2 8 5। आर्सेनिक का आप कीजिए 33 का, तो आगे बढ़ेगा तो और कक्षा एक जुड़ जाएगा, कक्षा क्या हो जाएगा, और जुड़ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने देखा कि हम इस कक्षा में है, इस आवर्त में है, इसमें किसमें, यहां पर नाइट्रोजन वाले में, तो हमें 2 कक्षा मिला, अगले वाले में जंप की तो 3 मिला, फिर अगले वाले में 4, फिर 5, फिर 6। तो जब कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है बच्चों, तो हमारा यहां पर आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप देख पा रहे हो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि कक्षा की संख्या ऐड होती जाती है। इसमें 2 सेल होते हैं, इसमें 3, इसमें 4 5 6, ऐसे करके बढ़ते जाता है। आप सेल कैसे पता करोगे, आप सेल यहां पर देखो ना, पता किए थे ना, NH2NP3 था, तो इसमें दूसरा वाला में 2 था, 2s2 2p3,
इसके लिए क्या था, देखो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 3p3 सामान्य वाला में, इसके लिए 3s2 3p3, इसके लिए 4s2 4p3, इसके लिए 5s2 5p3, 6s2 6p3। तो आप देख रहे हैं इसमें कक्षा कितना है, 2 3, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया। तो भाई कक्षा की जब संख्या बढ़ती जाएगी, तो कक्षा की संख्या जब बढ़ेगी तो इसका आकार भी क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों, तो परमाणु का आकार जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। देख रहे हैं आप, टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज आप बताइएगा कि अगर इसमें से यहां पर ये हमारा नाभिक हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, अगर मैं चाहूं कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन हम निकालें, ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में है ना उसको निकालें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर देना पड़ेगा? जरा चैट सेक्शन में सब कोई बताइएगा कि किस इलेक्ट्रॉन को, किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये बताइए आप सब कोई प्लीज, किसके लिए? अंत तक रह करके जरूर वीडियो को देखिए, बहुत काम का चीज है भाई। यहां पर बताओ किसके, नाइट्रोजन वाले को या फास्फोरस वाले को, आर्सेनिक वाले को, एंटीमनी या बिस्मथ वाले को? हाँ नाइट्रोजन बता रहे हैं सभी बच्चे, नाइट्रोजन, वेरी गुड। क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा का वो बहुत आकार उसका छोटा है, तो वो नाभिक से बिल्कुल क्लोज है, बहुत ही पास है नाभिक का। तो भैया नाभिक तो हो जाता है प्लस, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो तो निगेटिव है। हाँ तो प्लस और माइनस के बीच टुकुर टुकुर चल रहा है ना, गुटरुगु चल रहा है, ज्यादा वाला प्यार मोहब्बत चल रहा है इसमें। तब ज्यादा वाला प्यार मोहब्बत में कैसे जुदाई होगा, जल्दी दिल नहीं न टूट सकता, बहुत आफत भी पताएगा, बहुत एनर्जी देना पड़ेगा ना, तब जा करके वो दोनों अलग हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में रहेंगे। लो ये नौटंकी लगा रखा है ये लोग, यानी कि नाइट्रोजन गुटरुगु करता है अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आप जितना सोच रहे हो आसानी से निकालना नहीं, दोस्ती क्लोज है भाई, और बहुत गहरी दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, अर्थात बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तब ये टूटेगा। और यहां पर रिश्ता है, चलो अभी तो 2 दिन में दोस्ती हुआ है, ट्रेन में चलते चलते लड़की से प्यार मोहब्बत हो गया, यहां पर नंबर दे ले दिया, टूट गया तो टूट गया, जा कौन सा गहरा रिश्ता है? सबसे नीचे वाला बिस्मथ बोलता है भाई, क्योंकि इसका क्या है ना, इसका नाभिक से यहां पर इलेक्ट्रॉन की दूरी इन सब के तुलना में काफी ज्यादा होता है, काफी दूरी है, अभी गहरा रिश्ता नहीं है इसका। तो बोला जाओ ले जाओ, मतलब कम थोड़ी सी पिन मार दो ये निकल जाएगी लड़की, लड़का भी अलग हो जाएगा। यानी मैं ये बोलूं आपसे, बस ये सब एग्जाम्पल के तौर पे, दिल पे मत लेना भाई, दिल पे मत लेना, ठीक है ना, नहीं तो ज्यादा सोच लोगे तो फिर दिक्कत भी हो जाएगा। 1 सेकेंड, कौन आ गया? समझ गया स्टूडेंट? तो ये चक्कर चलता है भाई। तो भाई सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इसको देना पड़ेगा इसकी दोस्ती तोड़ने के लिए, है ना। अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहे, कंपनी से लगाओ ज्यादा है तो ज्यादा पैसा दो तब तोड़ेगा, बोलो मेरे कंपनी में आ जाओ मैं इतना पेमेंट दूंगा, इसका 10 गुना पेमेंट दूंगा, तब बोलेगा अब तो मोह माया तोड़ना पड़ेगा इस कंपनी से, तब ना। तो यहां पर हमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा और यहां पर सबसे कम देना पड़ेगा। तो बच्चों बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं वो हमारा कहलाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। तो आओ उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देख रहे हो आप,
ये आ गया हमारा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या कहता है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी उसे दे रहे हैं। अब यह कंपनी छुड़वाओगे तो आओ पैसा दो, पैसा फेंको, यहां 5,000 मिल रहा है ना, छोड़ यार, चल मेरे कंपनी में 15,000 दिलवाएंगे तुमको। अब तो सोचने पे मजबूर है और हटना ही पड़ेगा। चलिए, नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होने के कारण सबसे ज्यादा एनर्जी ये लेता है, सबसे ज्यादा एनर्जी, और ये सबसे कम यहां पर लेगा। तो ऊपर से नीचे जैसे आते हैं तो क्या हो जाता है? घटते जाता है। बच्चों, अगर जब भी आकार बढ़ेगा, जब भी आकार बढ़ता है, जब भी आकार क्या होता है? बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या हो जाती है? घटती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक रेडियस। किसी भी तत्व का जो आप देख रहे हो ना ग्रुप में, क्या होता है कि आकार जितना ज्यादा बड़ा करोगे, आकार बड़ा होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी गैप हो जाएगी, ज्यादा दूर हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो कम एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। वो तो पहले ही से भी तैयार है टूटने के लिए। समझ गया ना? क्लियर हो गया? ये भी चीजें क्लियर। आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। क्यों? क्योंकि आकार उसका क्या होता है? बढ़ता है। चलिए, यहां पे कोई किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? यस और नो में प्लीज रिप्लाई कर देंगे। किसी को कोई डाउट है? यस और नो जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से, फटाफट से, यस और नो जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ स्टूडेंट। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अगली बात आ जाती है विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ये सारी चीजें आप क्लास 11th में पढ़े भी हो, पर थोड़ा सा यहां पर जानकारी। ये विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ी को आकर्षित करने की क्षमता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है PQ, यहां पर P और Q के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन जोड़ी को कौन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना? अब 2 लड़के को तुम खड़ा करो, एक बंदा बहुत सुपर हैंडसम है, बहुत ज्यादा हैंडसम है, सुपर हैंडसम, और एक लड़का नॉर्मली हैंडसम है, वो भी हैंडसम है, ठीक है। और बीच में भैया एक लड़की को खड़ा करो और बोलो कि किसमें ताकत है उस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इंप्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। सिंपल सा मीनिंग, केमिस्ट्री की भाषा है, थोड़ा सा इस दुनिया में जाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये आजकल का वही चल रहा है। अब तो क्या करेगा, सुपर हैंडसम वाले के पास वो बिल्कुल है कि वो इंप्रेस हो जाएगी और उसके पास चली जाएगी। तो सिंपल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये समझ जाना कि ये लड़की है, गर्ल है। क्या है? गर्ल है। और ये भाई इसकी तरफ आ गई, तो जिसमें ताकत है बुला लो ना इसको। तो जिसमें ताकत होगा वही इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर क्या कर लेगा बच्चों? आकर्षित कर लिया। सिंपल सा मीनिंग। PQ है तो P और Q के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़ी, अगर ये सुपर हैंडसम बॉय है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अगर सपोज दैट कि ये नहीं था, अगर ये सुपर हैंडसम होगा Q, तो ये इस जोड़ी को अपनी तरफ बुला लिया। तो भाई जिसमें औकात है वो तो बुला लिया। तो कहेंगे कि अगर ये बुला लिया इसका मतलब ये सुपर हैंडसम है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और इसकी क्या है? कम है। यहां पे हम कहेंगे कि भाई Q बुला लिया है ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता, गुण ज्यादा है बच्चों, उसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहेंगे कि उसका ज्यादा है, बाकी का क्या है? कम है। मतलब सिंपल सा चीज है। देखो थोड़ा सा अगर इधर उधर दिमाग लगा के पढ़ लोगे तो आसान बन जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा उसमें तो एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ जाता है क्योंकि तुम लोग बस चैट में देखते हैं ना, तो उसी के चक्कर में पड़े रहते हो सब। तो वो ही एग्जाम्पल तुम लोग को देना पड़ेगा ताकि तुमको किसी भी तरह समझ में आ जाए। बस मेन टॉपिक है समझना, मेन बात है समझ जाओ। अब बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ गए? तो भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि सुपर हैंडसम बॉय कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। अब ये कहता है कि मेरे से सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाती है, अदर एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो सारी इंप्रेस हो जाती है,
किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। ठीक है ना। अब इसके अलावा भी है कुछ और, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बच्चों जिस यौगिक में FON और साथ ही साथ हाइड्रोजन दिख जाए वो समझ जाना वो हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का बनाएगा। वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है तो आप जानते ही हो। तो H, फ्लोरीन जो है H के साथ, ऑक्सीजन H के साथ, नाइट्रोजन H के साथ। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए में HF, ऑप्शन नंबर बी में H2O एंड ऑप्शन नंबर सी में NH3 और ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी, बताओ क्या कौन कौन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? कौन सा ऑप्शन तुम सेलेक्ट करोगे? चैट सेक्शन में बताओ, क्योंकि चीजें यहां पर है तो जरूर आएगा। बताइए। HF, H2O, NH3, ऑल ऑफ द एबव, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी, वेरी गुड, सही जवाब है डी। क्योंकि देखो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन, तो भैया ये तीनों बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जिसका आकार छोटा होगा ना, जिसका आकार छोटा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब अगर मान लो कि ये है और एक ये है, तो इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। तो जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटते जाएगा ना, क्योंकि जिसका आकार जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता उतना ही ज्यादा हो जाता है, उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे ज्यादा। इसमें इस ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? नाइट्रोजन की। ठीक है ना। और सबसे कम हमारा किसका हो जाएगा? बिस्मथ का, जनरली। तो भाई आकार, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक रेडियस का। परमाणु की त्रिज्या तुम बढ़ाते जाओ विद्युत ऋणात्मकता उतना ही घटते जाएगा, कम होते जाएगा। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, ये चीजें भी क्लियर हो गई। बंधुता है, ये भी सिंपल, उसी तरह से बंधुता का भी मान ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाता है? घटता है। इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने वाला, अंदर का प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी चीजें क्लियर है। अब आइए वर्ग 15 के तत्वों की सामान्यता भौतिक गुण को आप देख लीजिए। और वैसे भी आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है हमारा अधातु होता है, फास्फोरस भी अधातु होता है, आर्सेनिक उपधातु होता है, एंटीमनी उपधातु होता है, बिस्मथ हमारा धातु होता है। यानी कि हम ये कहे बच्चों कि अधातु से धातु की तरफ हो जाना, इसका मतलब मेटालिक प्रॉपर्टीज तो बढ़ गई ना। तो ऊपर से नीचे आने पर अधातुई गुण घट गया, अधातुई गुण घट गया, लेकिन धातुई गुण बढ़ गया। तो हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण क्या हो जाता है? देखो अधातु से धातु बन गया, इसका मतलब धातुई गुण बढ़ा है तभी तो धातु बन गया। लेकिन अधातु खत्म हो गया, नीचे आते आते, इसका मतलब अधातुई गुण खत्म। तो धातुई गुण बढ़ता है और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, फिक्स है। अगर कहीं भी चलो, ऊपर से नीचे चलो या बाएं से दाएं चलो, अगर ऊपर से नीचे आते हो धातुई गुण बढ़ता है तो सोचो अधातुई घटता है, सिंपल सा मीनिंग है। अगर इधर जाते हो लेफ्ट टू राइट, अगर आपका अधातुई गुण बढ़ता है तो इसका मतलब धातुई गुण घटता है, अपोजिट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। ये गैस के रूप में पाया जाता है, बाकी सब किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस के रूप में पाए जाते हैं। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी क्वथनांक, घनत्व और क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। घनत्व और क्वथनांक इसका बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाता है बच्चों, है ना। अब देखिए नाइट्रोजन और बिस्मथ ये अपर रूप नहीं बनाते हैं, एलोट्रॉप्स नहीं शो करते हैं। इसको छोड़ करके बाकी के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
ये सब एलोट्रॉप्स बनाते हैं, यानी कि इसके अपरूप यौगिक होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का और बिस्मथ का नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर अन्य तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं। हाँ, अन्य तत्व करते हैं, नाइट्रोजन और बिस्मथ नहीं करता है। मेरा मतलब ये था, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करेंगे, लेकिन वो नहीं करेगा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। ऑक्सीकरण अवस्था आप देख पा रहे हैं। ऑक्सीकरण अवस्था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन आ जाता है। जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही हमारा ऑक्सीकरण अवस्था के लिए मतलब ये होता है। नाइट्रोजन ग्रुप में हम बात करते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर में कौन रहता है? माथमाली, घर का मुखिया है नाइट्रोजन। तो भाई नाइट्रोजन का परिवार कहा जाएगा ना, नाइट्रोजन फैमिली है। वो क्या है? वो नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगा हमारा। अब चलिए भाई, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने देखा NH2NP3 होता है। क्या होता है? NH2NP3। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, वो ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5 दिखाएगा। फास्फोरस और रासायनिक कितना दिखाएगा? -3, +3 और +5 दिखाएगा, फास्फोरस और आर्सेनिक। ये याद रखना आप लोग। एंटीमनी और बिस्मथ +3 और +5 दिखाते हैं, है ना। तो ये चीज भी ध्यान में रखना होगा आपको। अब चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ये बताया जा रहा है, रासायनिक गुण क्या बताता है? रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन वाली बात। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? सिंपल सा, नाइट्रोजन के साथ वो अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सवाल नंबर ये आ गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन गैस N2 है और हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके वो अमोनिया NH3 बनता है। तो ये हमारा नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। उसी प्रकार से पूरा जो एलिमेंट है वो EH3 हाइड्राइड बनाते हैं। EH3 E4 एलिमेंट और H3 उसमें लगा होगा। किसका एलिमेंट बच्चों? ये ग्रुप 15 वाला तत्व है। हम इसकी जगह पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पूरे ग्रुप 15 के तत्व को रख देंगे, यानी कि NH3, PH3, आर्सेनिक का ASH3, एंटीमनी का SbH3, बिस्मथ का BiH3 यहां पर रख देंगे। तो ये इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं। तो भाई ये भी हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि भाई निम्नलिखित में से वर्ग 15 के तत्व किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं? EH3, EH4, EH5, EH2 ऐसे करके दे देगा। तो बताओ चैट सेक्शन में कौन सा बनाएंगे? EH3 बनाएंगे, वर्ग 15 के तत्व। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सा मीनिंग याद रखने का तरीका है कि इसके लास्ट में 5 होता है। इन सबके लास्ट में नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, इस सबके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहता है और इसको अष्टक पूरा करना है भाई, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो ये 5 और 3 8 होगा। तो ये 3 बॉन्ड और बनाता है। समझ गए स्टूडेंट? ये EH3 टाइप के बनाते हैं कौन? वर्ग 15 के तत्व, या जिसे हम निक्टोजेंस के नाम से जानते हैं। पूरे वर्ग 15 के तत्व को देखो आप किस नाम से जान सकते हो। एक तो ग्रुप फैमिली, ग्रुप 15, दूसरा नाइट्रोजन परिवार यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, तीसरा निक्टोजेंस भी आप समझ सकते हो, निक्टोजेंस। निक्टोजेंस के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, ग्रुप 15 के तत्वों को। ये मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल बता रहा था तो उसमें मैं बताया हूं, है ना। चलिए तो ये देखिए इस तरह का हाइड्राइड NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। यहां पर हाइड्राइड अपनी प्रॉपर्टीज में रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, और सबसे कम स्टेबल ये रहता है।
क्योंकि आकार बढ़ने के साथ साथ यहां पर बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है। बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बताइएगा, आप समझिए कि यहां पर बॉन्ड सबसे छोटा है, यहां पर बॉन्ड इससे बड़ा, इससे बड़ा, यहां पर बड़ा, और यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो बॉन्ड यहां पर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। कहां पर? आते आते Bi तक। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने पढ़ा होगा, बंधन वियोजन एंथैल्पी। बंधन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है बच्चों, उसको हम लोग बंधन वियोजन एंथैल्पी या बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन वियोजन ऊर्जा। तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? NH3 होगा, क्योंकि भाई छोटा है, बिल्कुल पकड़ के रखा है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर लिखना हो, स्थायित्व का ऑर्डर लिखना हो, तो कैसे आप लिखेंगे? स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर लिखना हो NH3 PH3, तो ऐसे। ये गड़बड़ हो गया ना, ऐसे, है ना? चलो, कोई डाउट? यहां पर इस तरीके से सबसे ज्यादा स्थायित्व किसमें? NH3 में, फिर PH3, फिर SH3, फिर SPH3, और ये तो सबसे कम, इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाता है BiH3 का। अगली बात, हाइड्राइड। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं और अवकारक गुण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? अवकारक गुण। अवकारक, अच्छा अवकारक आप जानते हो ना क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं अवकारक। और ऑक्सीकरण का होना, ऑक्सीकरण का होना इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना या हाइड्रोजन का त्याग करना। सिंपल सा है। तो भाई ऑक्सीकरण में हम तो चूंकि अभी हाइड्राइड पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हाइड्रोजन पे समझेंगे कि भाई या तो ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण ये कहता है या तो ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का वियोग। हाइड्रोजन को त्याग करो, हाइड्रोजन का त्याग करना है। अब सोचो कौन हाइड्रोजन का त्याग, कौन अपनी प्रेमिका का त्याग कठिनाई से करेगा? कौन है इसमें जो अपनी प्रेमिका का त्याग इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा? कौन है? जिसका गहरा रिश्ता है उसकी प्रेमिका हाइड्रोजन से, जिसको अपने प्रेमिका हाइड्रोजन से ज्यादा संबंध है, ज्यादा क्लोज रिश्ता है, वो क्यों इतना जल्दी त्याग करेगा? नहीं करेगा ना। और जो जितना जल्दी त्याग करेगा उतना अच्छा उसका ऑक्सीकरण हुआ। जो अपनी प्रेमिका का जितना जल्दी त्याग करे, जितना जल्दी त्याग करे, वो उतना अच्छा ऑक्सीकरण, अर्थात वो बहुत अच्छा उसका अवकारक कहा जाएगा उसको। समझ गए ना? तो हाइड्रोजन का त्याग नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा जल्दी, क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा है। आकार बहुत छोटा है, तो आकार जितना बढ़ता जाएगा त्याग उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो भाई सबसे अच्छे से त्याग करने वाला कौन है? ये है। सबसे अच्छा त्याग ये करेगा हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका आकार हाइड्रोजन से काफी दूरी पर है, बड़ा होता है आकार। आकार का बड़ा होना, NH3 नहीं करेगा अपनी मोहब्बत का त्याग। क्यों? क्योंकि दिल के पास बैठा के रखा है इसको। 1 सेकेंड बच्चों, मैं आ रहा हूं, 1 सेकेंड।
चलो समझ गए ना स्टूडेंट, यहां से चीजें क्लियर हो गई। तो सबसे अच्छा अवकारक कौन होगा आपका? बिस्मथ होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका आकार काफी बड़ा है तो ये हाइड्रोजन का अच्छा से त्याग कर सकता है। तो अवकारक के लिए हमने ऑर्डर ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं क्षार की बात करता हूं तो सबसे कमजोर क्षार कौन होगा? सबसे अच्छा वाला क्षार ये तो हो गया ना। ये किसका ऑर्डर हो गया? ये आपका ऑर्डर हो गया किसका? ये अवकारक का। यहां पर मैं लिख देता हूं अवकारक का। किसका हो गया स्टूडेंट? ये अवकारक का हो गया। चलिए ठीक है। और ये ऑर्डर आप देख रहे हैं बेसिसिटी यानी किसका? ये क्षारीयता का ऑर्डर है। ये क्षारीयता का ऑर्डर है। अब बच्चों यहां पर एक सवाल क्रिएट होता है NH3 और PH3 को लेकर के कि NH3 और PH3 में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? किसका होगा? आप समझ लेना, क्योंकि देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो ये थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्ट्रांग हो गया तो इसको ज्यादा उष्मा देना पड़ जाता है टूटने के लिए, पिघलने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा इस चीजों को। ये हाइड्राइड की कहानी रही। अब चलो ऑक्साइड का। ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करते हैं तो दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, या तो E2O3 अथवा E2O5। या तो E2O3 अथवा A2O5। जैसे E की जगह पर क्या क्या हो सकता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। यहां पर देखिए ये सभी एलिमेंट दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 और E2O5। पहली बात है क्लियर। एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड अधिक अम्लीय होता है। लोअर से ज्यादा अम्लीय ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये दिखाई दे या ना दे उसके चक्कर में तुम लोग मत पड़ना, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। दिखाई तो दे रहा है, नहीं भी दे रहा है तो टेंशन मत लो। मेन जो है वो मैं बता रहा हूं। चलिए अब ये जो ऑक्साइड है बच्चों, इन ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर यानी अम्लीय गुण ऊपर से नीचे आते हैं तो घटते जाता है। ऊपर से नीचे आने पर इन ऑक्साइड का अम्लीय गुण घटता है। अम्लीय गुण क्या हो जाता है? घटता है। अब चलिए यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो ऑक्साइड होता है E2O3 वाला, E2O3 वाला ऑक्साइड किसका किसका? नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। वो क्षारीय होता है, नहीं एसिडिक होता है, अम्लीय। आर्सेनिक और एंटीमनी का क्या होता है? उभयधर्मी। यानी कि समझना, आर्सेनिक मैं यहां पर लिख देता हूं नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या ऑक्साइड अम्लीय, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और आर्सेनिक और एंटीमनी वाला उभयधर्मी होगा, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों, जिसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। और यहां पर बिस्मथ वाला, क्योंकि बिस्मथ धातु हो जाता है, भले एक स्ट्रॉन्ग धातु नहीं है, पुअर मेटल्स होता है, लेकिन इसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाता है बच्चों। क्योंकि आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो भाई जो अधातु था नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इसके ऑक्साइड हमारे अम्लीय हो गए। जो धातु बना था बिस्मथ, ये हमारा क्षारीय है। और ये उप धातु है आर्सेनिक और एंटीमनी, जो कि उभयधर्मी गुण दिखाता है। उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ये कहानी हो गई ऑक्साइड की। अब बात आ जाता है बच्चों हैलाइड के बारे में। किसके बारे में? हैलाइड के बारे में। ये भी देखिए ये दो तरह के हैलाइड बनाते हैं। जैसे दो तरह के ऑक्साइड बनाते थे ना, उसी प्रकार से दो तरह के हैलाइड बनाते हैं। एक बनाता है EX3 और एक बनाता है EX5।
जैसे मान लो कि फास्फोरस है तो फास्फोरस PCl3 और ये PCl5, X क्या है हमारा, X हो जाता है हैलोजन। क्या हो जाता है, हैलोजन, यानी कि ग्रुप 15 का तत्व, वर्ग 15 का तत्व है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये दो तरह के हैलाइड बनाते हैं। हाइड्राइड एक तरह के बनाते हैं EH3, ऑक्साइड दो तरह के E2O3 एंड E2O5। भाई ऑक्सीकरण अवस्था बदल बदल के है तो ऑक्साइड भी तो बदल बदल के बनेगा ना। अब चलो अगर हम बात कर लेते हैं यहां हैलोजन की, तो हैलाइड, हैलाइड हो गया हमारा दो तरह का, एक हो गया EX3 एंड दूसरा हो गया EX5, EX3 EX5। ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये एलिमेंट रिएक्ट करके दो तरह के हैलाइड बनाते हैं, एक EX3 और दूसरा EX5। अब चलिए एक बात आती है कि सर PCl3 PCl5 दोनों हो गया, क्या NCl3 बनता है, तो हम कहेंगे कि हाँ NCl3 बनता है। क्या NCl5 बनता है, तो यहां पर हो जाएगा जवाब कि नहीं। देखो फास्फोरस PCl3 बनाता है, PCl5 भी बनाता है, जबकि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन कई बार, मतलब मैं एक चीज बता दूं कि इस पूरे ग्रुप में नाइट्रोजन का कुछ अलग ही बिहेव रहता है अन्य तत्वों के साथ। बाकी ठोस है ये गैस हो जाता है, बाकी सिंगल बॉन्डेड रहते हैं ये ट्रिपल बॉन्डेड रहता है, बाकी सब में देखो ना यहां पर जो बात आती है कि पेंटाहेलाइड, तो ये बना लिया, फास्फोरस पेंटाहेलाइड का निर्माण कर रहा है लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? तो सिंपल है, मान लो कि जिसकी तुम्हारे घर में 3 बेड है, अब 3 रिश्तेदार हैं तो 3 रहेंगे ना। अब मान लो तुम 5 को बुला लो और रहने की जगह ही नहीं है तो काहे हम बुलाएंगे, तो जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। तो भाई नाइट्रोजन के पास जितना रहता है उतना ही पैर पसारता है। सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। क्या, देखो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, 1s2 2s2 2p3 है ना। अब देखिए फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 हो जाता है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 हो गया, 2 2 4 6 10, दोबारा 3 15। इस नाइट्रोजन के पास देखो बस p वाला तक होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे या क्वांटम नंबर पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे 1s, यहां पर 2s 2p इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाला, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और ये 4f। एक चीज समझो, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर या फिर पहला तल्ला बोल देते हैं, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम सिर्फ एस का रहेगा, किसका नाम से रहेगा, एस के नाम से। सेकंड फ्लोर पे, सेकंड पे गए तो 2 रूम भी है, एक एस का और एक पी का। तीसरे फ्लोर पे गए तो एस का भी है, पी का भी है और डी का भी है। चौथे फ्लोर पे गए तो चारों है, एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो भाई दूसरे फ्लोर पे जब हम गए थे, यहां पर तो हम दूसरे फ्लोर तक ही जा रहे हैं, तो दूसरे फ्लोर पे तो 2 ही कमरा मिलता है ना, तीसरा कमरा का नामो निशान नहीं है। तीसरे फ्लोर पे जाते हैं, तीसरे तल्ला पे जाते हैं तो पता चलता है कि वहां 3 रूम है। भले हमारा इलेक्ट्रॉन पी तक गया है, भाई रूम में ताला बंद है, जगह तो है ना हमारे पास, जरूरत पड़े तो 3D को भी हम खोल लेंगे। अभी 3D हमारे पास 0 है, बेड सब खाली, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो भाई खाली डी ऑर्बिटल तो है ना इसके पास। फास्फोरस के पास तो तीसरे तल्ला पे कमरा है ना जी, कि भाई कोई भी गेस्ट एक्स्ट्रा आया तो लो बैठा दिया उस रूम में, ताला खोला और बैठा दिया। लेकिन इसके पास तो नहीं है, तो सेकेंड फ्लोर वाले के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो देखो इसके पास 3, यहां पर देखो आप 2s और 2p, 2s, s में हमारे पास ये हो गया, और p में देखो ये सब 3, और इलेक्ट्रॉन डबल होंगे ना, तो एक यहां पर खाली है, एक यहां पर खाली, एक यहां पर खाली, कितना और बना सकता है, 3। इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ अपने साथ 3 क्लोरीन को रखा, NCl3। अब 5 लाओगे तो 5वां 2 को कहां रखेगा, संभव है? तो बच्चों ये बड़ी ही टॉप क्लास का क्वेश्चन यहां पर बनता है, यानी कि इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इजी। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि भाई PCl5 बनता है, फास्फोरस के पास तो देखो डी ऑर्बिटल खाली है ना, अब जिसको रखना होगा ये आसानी से इसमें रख सकता है।
है ना, ये रख सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो कमरा ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास तो ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, और इसको 3 चाहिए ना जी, वही 3 बनाता है, बस 3 से ज्यादा नहीं बना पाएगा। तो नाइट्रोजन के पास, क्या आपसे मैं एक सवाल करूं, अगर एक क्वेश्चन होगा कि क्या नाइट्रोजन के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल होता है क्या, यस और नो में बताओ सबको, बताइए तो, क्या नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या इसके पास, यस और नो? बताइए जल्दी से। खाली डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल होता है क्या, यस और नो में बताओ। नो, वेरी गुड। जिसकी वजह से, यही वजह है बच्चों कि ये NCl5 नहीं बना पाएगा। इसके पास 3 ही रिश्तेदार रह सकते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं रख सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। चलिए अब देखिए, मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल धातु से भी अभिक्रिया करता है तो बाइनरी कंपाउंड बनाता है। बाइनरी का मतलब समझते हैं, द्विअंगी। ये सभी एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्ट करके उनके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। जैसे देखिए, कैल्शियम के साथ करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3N2, Ca3P2, Na3AS, है ना। इस तरह से ये अभिक्रिया करके धातुओं के साथ, कैल्शियम धातु हो गया, कैल्शियम, सोडियम, तो ये इस तरह का बनाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ विशेष चीज नहीं है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। जो भाई मेन क्वेश्चन यहां पर बनता है, क्या कहां गया, हाँ, वो ये है, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 नहीं ज्ञात है। कारण बताए, बोर्ड एग्जाम ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, कारण बताओ। तो हम क्या कारण बताएंगे? फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड तो है क्योंकि इसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। इसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, किसके पास? फास्फोरस के पास, फास्फोरस के पास। जबकि वाइल नाइट्रोजन के पास, किसके पास बच्चों? नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और डी ऑर्बिटल जब नहीं होता है तो ये कहां से NCl5 बनाएगा? नहीं ना। क्लियर हुआ चीजें? ये बात समझ में आ गया। अब देखो दूसरा चीज, pH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों होता है? अब देखिए, हालांकि कहा जा रहा है कि NH3 और यहां पर pH3 होना चाहिए था इसका ज्यादा, लेकिन हो रहा है इसका ज्यादा। कर रहा है ना कि NH3 से कम होता है इसका, और इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो हमने आपको बताया बच्चों, यहां पर NH3 ले लो और यहां pH3 ले लो। बताओ इसमें कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? इसमें कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बताइए। बताओ जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ, NH3 है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो भैया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इसकी तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन काफी अच्छे बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट की जब बात आई, यानी कि बॉयल करना है, तो बॉयल करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जिसके दोस्ती गहरे है उसको ज्यादा एनर्जी दोगे तब ना वो दूर होंगे, टूटेंगे। तो भाई इसको हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं अमोनिया वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जबकि ये pH3 है, इसको हम फास्फीन कहते हैं।
PH3 क्या है बच्चों? फास्फीन होता है। NH3 अमोनिया कहलाता है और PH3 फास्फीन कहलाता है ना? तो ये चीजें क्लियर हो गई। NH3 और PH3 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन, NH3 में जो होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि PH3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। H बॉन्ड की पहचान करना हो तो बस ध्यान रखना FON, फोन याद रखना, और साथ में हाइड्रोजन तो रहेगा, क्योंकि बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए H तो जरूर रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में तो भैया H जरूर रहेगा। अब H के साथ साथ फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो तो वो कंपाउंड जरूर बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ गए बच्चों? तो NH3 को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए इन कंपैरिजन टू PH3, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया और फास्फीन का, PH3 का कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसमें मतलब और अच्छा सा टॉपिक इसमें अब आने वाला है क्या, कि नाइट्रोजन गैस कैसे बनता है, अमोनिया कैसे बनता है हैबर विधि के द्वारा, और फास्फीन कैसे बनता है, कुछ उसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो 2 से 3 क्लास इसका भी और चलेगा, वर्ग 15 का, चूंकि P ब्लॉक है काफी लंबा होता है, इसलिए घबराना नहीं है। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे क्लास जाने से 3 से 4 घंटा पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा, यानी कि मैसेज दे दिया जाएगा आपको। हाँ, ये टाइम फिक्स नहीं है किसी टाइम पर डेली क्लास होगा, इसको ये मत माइंड में रख लेना और फिर कहना कि सर क्लास नहीं हो रहा है। ये 2 दिन हम टाइम खाली में थे, इसलिए आपको हमने सोचा कि चलो जो भी टॉपिक हो आपका हो जाए। तो इसी तरह से एक्स्ट्रा टाइमिंग में आपको ये टॉपिक कराए जाएंगे, टेंशन मत लेना आप लोग। बाकी 8 बजे से क्या चलने वाला है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास। और कल सुबह 8 बजे हिंदी काव्यखंड का महामैराथन क्लास होगा, 1 शॉट, पूरे एक क्लास में पूरी हिंदी की कहानी खत्म करा दी जाएगी। तो आप कल जरूर आए, ठीक है ना? कल सुबह 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, और आज रात 8 बजे भी जुड़िए। हेलो बेंजीन कैसे बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे, और रात 9:30 बजे हिंदी का जबरदस्त क्लास होगा। थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताना, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना स्टूडेंट, ठीक है ना? और बाकी क्या है कैसे है जरूर कमेंट करके बताना बच्चों। थैंक यू सो मच। ये टाइम रेगुलर टाइम नहीं है, इसको मत इशू कर लेना दिमाग में और फिर कहना कि सर क्लास नहीं हो रहा है, सर क्या होगा सिलेबस का, हद हाल है अभी इतना, मतलब कैसे जल्दी आज ही एक ही दिन में सिलेबस नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट का वेट रहेगा। डेली हम कमेंट आप सबका पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, आप लोग ये मत सोचना सबका कमेंट माइंड में रहता है, सब देखते हैं कौन क्या लिखता है। तो प्लीज आज के इस सेशन के लिए आप जरूर कमेंट करें और जरूर बताएं कि हाँ आज का ये क्लास कैसा रहा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है बच्चों।